एवरीवन, ये सेकंड पार्ट है रेस्पिरेशन का या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो सारी एक्सप्लेन कर दी हैं अच्छे से, तो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा ठीक से देखिएगा इसको। एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स बनाए हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अदरवाइज जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप उसको हिंदी कॉन्वर्जेशन भी मतलब उसका हिंदी मीनिंग भी देख सकते हो। बिकॉज मैं साइंस में तो मुझे हिंदी का बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ नहीं, तो जो भी चीज़ें हैं मैंने कहीं कहीं पे लिख दी हैं, जिससे कि अगर किसी को समझ में नहीं आए तो वो देख सकता है इजीली। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इसमें मेनली 3 चीज़ें होती है। एक तो ऑक्सीडेशन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, एनर्जी और हीट मिलती है उससे। बिकॉज आपने देखा होगा कि कोई भी डेड बॉडी होती है तो उसमें जो है वो सुन्न पड़ जाती है, तो जो भी आउटर, तो ब्रीदिंग क्या हेल्प करती है हमें, या रेस्पिरेशन, कि आउटर वाला जो एटमॉस्फेयर है उसको इनर वाला जो एटमॉस्फेयर है उससे कनेक्ट करके रखती है। दूसरी चीज ये है कैटाबॉलिक, जिसमें कि चीजें ब्रेक डाउन होना, यानी कि जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके बाद 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब अगर आपको मालूम है, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, उसके बारे में बात करेंगे। सो ब्रीदिंग जो है मेनली, अगर आप जब एयर को इनटेक करते हो या जैसे एटमॉस्फेरिक एयर को इनटेक करते हो, एक ही फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल ऐसा प्रोसेस जो है इन्वॉल्व नहीं होता, तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ एयर एंड, या फिर गैस कह सकते हो या एयर कह सकते हो, बिकॉज एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा और भी बहुत सारी गैसें मिक्स होती हैं, हीलियम हुआ, आर्गन हुआ, नियॉन हुआ, तो ये सारी गैसें मिक्सचर होता है उसका। मेनली 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और बाकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और अदर गैसेस होती है। तो मेन कंपोनेंट्स में हम बात करते हैं। ऑक्सीजन लेवल या ऑर्गन जो भी लेवल है, हायर लेवल ऑर्गन्स में होता है ही, चाहे तो वर्टिब्रेट या फिर कुछ फ्यू इनवर्टिब्रेट्स में भी ब्रीदिंग होती है। एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, अगर ब्रीदिंग के बारे में बात करें। ऑन द अदर साइड, इफ वी टॉक अबाउट So on the other side, if I talk about, it is a chemical or biochemical process है। Oxidation of food takes place to release the energy। तो एनर्जी के लिए जो है, एनर्जी रिलीज करने के लिए पूरा जो भी फूड इनटेक हो उसमें जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो वो जो है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि 36 ATP या 38 ATP का फॉर्मेशन होता है इसमें। और ये जो है इट इज, अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, सो इट इज लाइक, ये जो है बॉयल्स लॉ पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑन द अदर साइड, इन रेस्पिरेशन, इट इज अ सेल्यूलर लेवल प्रोसेस, सेल्यूलर लेवल प्रोसेस है, यानी कि सेल में परफॉर्म होता है ये पूरा जो भी प्रोसेस है, एंड टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन में। उसके अलावा ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं, एयर हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। सो ब्रीदिंग का जो कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है इनहेल एंड एक्सहेल, यानी कि इनहेल में हम जब ऑक्सीजन 21% लेते हैं और 16.4% हम इसको रिलीज करते हैं। एक्सहेल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% एंड 4.4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और 20 ये जो है क्या कहते हैं, बाकी 16% समथिंग जो है उसमें ऑक्सीजन होती है। उसके अलावा अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, इसमें
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है कंप्लीट होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, एक्सेप्शंस जहां पे रिएक्शन नहीं चल सकती, जैसे कि वायरस, प्रियन। सो वायरसेस आर नीदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट नॉन लिविंग। प्रियन की अगर बात करते हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं ये, और अगर वायरॉइड की बात करते हैं तो इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल होता है। डेड सेल्स, प्लांट टिश्यूज डेड सेल्स, या फिर जैसे सड़े गले या मरे हुए पौधे होते हैं उनकी डेड सेल्स, तो उसमें भी ये ये कंप्लीट नहीं होती। आरबीसी में भी डू नॉट कंटेन एनी सेल्यूलर बॉडी, आरबीसी में कोई सेल्यूलर बॉडी नहीं होती, तो उसमें भी ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता है। अब बात करते हैं ये इसकी रिएक्शन की। CH2SO6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन से कंबाइन करके 6CO2 प्लस 6H2O एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इसमें, और जो है 36 ATP, कहीं कहीं पे 38 ATP भी लिखा होता है इसमें। अगर हम ATP का बात करें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है, और एक ATP जो होता है 30.5 किलो जूल के बराबर होता है, या फिर 7300 कैलोरी के बराबर होता है ये। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैप्सूल्स एंड सेल्स, सो कैप्सूल्स और सेल्स के बीच में कार्पसल, सॉरी दैट्स नॉट कैप्सूल बट दैट इज कार्पसल। सो सेल और कैप्सूल कार्पसल्स के बीच का डिफरेंस क्या है? सेल, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे लिखा होता है रेड ब्लड सेल्स, कहीं पे लिखा होता है रेड ब्लड कार्पसल्स। सो रेड ब्लड सेल जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और रेड ब्लड कार्पसल जो होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, उसी तरह से आपने देखा होगा व्हाइट ब्लड सेल्स में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और व्हाइट ब्लड कार्पसल्स में ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है, क्योंकि व्हाइट ब्लड कार्पसल्स नाम का कोई ऐसा चीज नहीं होता। बहुत सारी जो भी फॉरेन कंट्रीज की जो बुक्स होती है ना, उसमें ये नहीं लिखा होता है, ओनली व्हाइट ब्लड सेल्स लिखा होता है। उसके अलावा प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, सो हम इन जनरल प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स दोनों अलग अलग होती हैं, बट इन कॉमन लैंग्वेज, बिकॉज यहाँ पे बहुत हायर लेवल पे अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, 9, 10, 11, 12 के बच्चे हो या ग्रेजुएशन में, तो वहां पे जो है इसको रिप्रेजेंट सेम ही किया जाता है, प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स को। ठीक है, सो प्लेटलेट्स जो होती हैं ह्यूमन, स्पेशली ह्यूमन में प्रेजेंट होती है, एंड थ्रोम्बोसाइट जो होती है वो अदर एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। नाउ आई हैव मेंशन्ड हियर फ्यू थिंग्स, जो कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड बर्ड्स में पाई जाती हैं, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन मैमल्स हीमोग्लोबिन की वजह से, और इसका जो भी है एक्सेप्शन है, जो न्यूक्लिएटेड होता है, आरबीसी कैमल और लामा में प्रेजेंट होती हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये आप देख लेना, क्योंकि साइड में मैं जो लिखती हूँ तो मैं उसको उसी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, तो लामा और कैमल इसके एक्सेप्शन है। उसके अलावा आपने सुना होगा, ये तो एक जस्ट एक वो था कि मैं अपनी नोट्स देख रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था स्नेक्स आर पॉइजनस एंड सम स्नेक्स आर वेनेमस। तो अब आपने देखा होगा वही बात यहाँ पे आ गई कि सेल्स एंड कार्पसल्स में क्या डिफरेंस है। तो वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या है कि स्नेक्स पॉइजनस जो होगा, कुछ सांप जहरीले होते हैं और कुछ सांप जहरीले होते हैं। इसका मतलब दोनों में है। सम स्नेक्स आर पॉइजनस, अगर हिंदी और इंग्लिश का जो भी देखें, सम स्नेक्स आर पॉइजनस एंड सम स्नेक्स आर वेनेमस। हमें वेनम एंड पॉइजन दोनों का मतलब जहरीला ही होता है, बट इनका डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। सो पॉइजन में जो पॉइजन एक प्रोटीन होता है, सो जिसमें होल बॉडी या बॉडी का मतलब कुछ पार्ट जो है वेनेमस होते हैं, वो कहलाता है पॉइजनस। ठीक है, जैसे कि आपने धतूरे का कोई भी पार्ट लो, धतीरा पूरा खा लो, तो वो पॉइजनस है। ठीक है, वेनेमस का मतलब होता है कि स्पेसिफिक जो पार्ट होता है वो इंजेक्ट करके आपकी बॉडी में जो वेनम है या जहर है वो छोड़ता है। जैसे कि स्नेक के माउथ में जो फैंग होते हैं, जो कि आपकी अगर आपको स्नेक काट ले तो उसमें जो है वो आपको जो पॉइजन जो है इंजेक्ट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस रेटिकुलोसाइट, यहाँ पे एक चीज और मैंने लिखी हुई है, इमेच्योर आरबीसी कॉल्ड रेटिकुलोसाइट
इमेच्योर आरबीसी को रेटिकुलोसाइट कहा जाता है। इसमें उस स्टेज में, जो इमेच्योर स्टेज में, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। अब आती है ग्लूकोज के डिकम्पोजिशन या उसको बाइफर्केशन है। एक ग्लूकोज में 38 एटीपी जो ग्रॉस बनता है, उसमें नेट एटीपी जो होता है 36 होता है। अब यहाँ पे जो है 2 एटीपी जो है यूज हो जाता है। ग्लूकोज के बनने के बाद सेल को यूज करने के लिए 36 एटीपी मिलते हैं, 2 कंज्यूम हो जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। अब एटीपी का जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है एंड ये जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये जो है क्रिस्टी में होता है। सो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर क्रिस्टी एंड एटीपी सिंथेसिस यहीं पे होता है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। अब आता है एवरी ब्रेथ यूज 2 एटीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन होता है। अब जब भी आप सांस लेते हो, पूरा ब्रीदिंग साइकिल इनहेल एंड एक्सहेल का कंप्लीट होता है, उसमें 2 एटीपी यूज होता है। अब आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि आपके आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एटमॉस्फेरिक रेस्पिरेशन, जो कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, वो 2 स्टेजेस में होता है। एक तो गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, उसके अलावा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल एंड थर्ड वन इज गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। गैसियस ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे मतलब है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में, और जो भी है इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। अब इंटरनल रेस्पिरेशन जो है इनसाइड द बॉडी। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड इट इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक। 2 टाइप का रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में का हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने देखा था तो उसमें था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पायरुविक एसिड एंड पायरुवेट, सिमिलरली मैलिक एसिड एंड मैलेट, सिट्रिक एसिड एंड सिट्रेट एंड ऑक्सैलिक एसिड एंड ऑक्सलेट। सो इसमें क्या है कि आयोनिक फॉर्म ऑफ एसिड इज कॉल्ड दीज 8 वाला जो कंपोनेंट ऐड हो रहा है इसमें, पायरुवेट, मैलेट, सिट्रेट एंड ऑक्सलेट, जो कि मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। सो एवरी acid in the nature when come into an aqueous solution, every acid in the nature when present in the aqueous solution, they starts releasing proton and they become, इनका आयनिक फॉर्म होता है। ये तो एक आयनिक फॉर्म है और इसीलिए इनको जो है पायरुवेट बोला जाता है। पायरुविक जब ये जो है प्रोटॉन रिलीज कर देता है। अब आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये जो है 2 तरह से चलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले जब आप मसल में कंप्लीट होगा ये, तो ये जो है लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और अगर ऑक्सीजन ना भी प्रेजेंट हो तो तब भी ये चल सकता है। नाउ ग्लूकोज के ऊपर ये वर्क करेगा और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ये जो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है वो कहाँ पे कंप्लीट होती है, दैट इज लाइक परफॉर्मिंग या फिर चलती है वो साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड बनता है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे नंबर डिफाइन नहीं है, इसीलिए मैंने 1 और 2 और समथिंग या ऑब्लिक करके लगा रखा है और उसको कट किया हुआ है। सो उसके बाद लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है, आपको बहुत ज्यादा थकान फील होगी इसकी प्रेजेंस में, और या फिर आपकी जो भी पैरों में जो मांसपेशियां मसल्स होती है उसमें क्रैम्प आ जाता है। सो अब इस वाले प्रोसेस में आफ्टर सम टाइम लैक्टिक एसिड की वजह से जो थकान होती है वो गायब हो जाती है, जब कि 2/3 पार्ट ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और ऑन द अदर साइड जो कि बाकी बचा हुआ पार्ट है उसमें पायरुविक एसिड जो है ब्रीदिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और ये साइकिल फिर से चलने लग जाती है। अब माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर ये देखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन।
अब ये चाहे आप यीस्ट की प्रेजेंस में, तो फर्मेंटेशन में क्या होगा, ग्लूकोज, इसमें जो है आप शुगर सोल्यूशन ले सकते हो। शुगर सोल्यूशन जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें शुगर सोल्यूशन पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड जो है यीस्ट की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट होती है, सो दैट इज ऑक्सीजन इज एब्सेंट हियर, एंड इसमें बनता है 2C2H5OH यानी कि अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ATP बनता है इसमें। सो ये प्रोसेस कंप्लीट होता है इसमें। अब आता है एनारोब्स। एनारोब्स क्या होते हैं, फैकल्टेटिव कहलाते हैं, दो तरह के होते हैं, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव का मतलब है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, या फिर अगर ऑक्सीजन दो या ना दो तो भी काम चल जाता है। और ऑब्लिगेट का मतलब हुआ, ऑब्लिगेट में यह होगा कि थोड़ी सी ऑक्सीजन देने पर सेल डेड हो जाती है, तो ये कह सकते हो कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। और फैकल्टेटिव में क्या है कि ऑक्सीजन दो या ना दो, मतलब थोड़ी सी ऑक्सीजन दे भी दोगे अगर, तब भी वो सेल सरवाइव कर जाती है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट में है क्लोस्ट्रीडियम, उसके अलावा फेजोबैक्टरम एंड फेरोवोटोला, तीन तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड एस्केरेशिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेपोफाइलोकोकस एंड ब्रू यीस्ट या फिर सैक्रोमाइसीस, ये जो है अपना जो फंक्शन इनका चलता रहता है। उसके अलावा लोअर लेवल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, यीस्ट और अदर लाइक सम लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स या टिश्यूज, ऑर्गन टिश्यूज जो हैं, इसमें जो है एनर्जी के लिए ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में या इथाइल अल्कोहल में जो है पार्शियल विघटन या ब्रेक हो जाती है, एंड इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर शुगर का फर्मेंटेशन। आप शुगर फर्मेंटेशन भी कह सकते हो इसको। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसमें कन्वर्ट होके पायरुविक एसिड और जो है 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनाता है, और ये जो है पायरुविक एसिड 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्शन होती है, तो उसके बाद 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 वाटर एंड 36 और 38 ATP। जनरली यहाँ पे 36 ही होता है, बट इसलिए ऑब्लिक करके लिखा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हमारी एनसीईआरटीज में भी ऐसा ही लिखा होता है। कंबाइंड सीरीज ऑफ इवेंट, इसमें जो भी चलता रहता है तो उसको कहते हैं, एक तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलता है, एसिटिलेशन, क्रैब साइकिल चलता है, इसको सेट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, और उसके अलावा TCA साइकिल बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो अब बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में चलता है, एसिटिलेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, क्रैब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में, और ECT इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर अंदर की तरफ धसे हुए है, और ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड क्रिस्टी, ये आउटर मेम्ब्रेन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, एंड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ये जो आउटर वाली, और जो है क्रिस्टी वाला जो लेयर है उसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर ये जो रिएक्शन चलती है, सो एसिटिलेशन जो होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है, क्रैब साइकिल मैट्रिक्स में चलती है, और उसके अलावा इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्टेशन चेन जो है वो चलती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड जो क्रिस्टी में FOF1 पार्टिकल, या ये आप कह सकते हो कि क्रिस्टी पर FOF1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं और ATP का सिंथेसिस करते हैं यहाँ पे, और ATP जो है सिंथेसाइज होके
एटीपी सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। सो रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स जो भी थे, हायर लेवल ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो ग्लूकोज और अदर जितने भी प्रोडक्ट्स का ऑक्सीजन रिडक्शन या फिर एटमॉस्फेरिक जो है वो जो भी वाटर या एयर से जो भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की जाती है उसकी हेल्प से किया जाता है। और ये जो रिएक्शन है इसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। ग्लूकोज कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है यहाँ पे, और जो इसकी रिएक्शन है C6H12O6 दैट इज 6 CO2 प्लस 6 H2O एंड जो भी पोटेंशियल एनर्जी या 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब आती है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, तो आप अपनी NCERT में भी देख सकते हो। आई थिंक आपको इजीली समझ आ जाएगा। सो एरोबिक रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, इसमें एक तो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है एनारोबिक रिएक्शन से स्टार्ट होगा एंड समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैन ब्लॉक ग्लाइकोलाइसिस। तो ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस है तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो ब्रेक हो जाता है, और पॉस्चर इफेक्ट बोला जाता है इसको, या पॉस्चर इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो 10 स्टेप रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हो कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में जो है कंप्लीट होती है। ऑल्सो नोन एज द एम्प्टी पाथवे एंड एम्बेडेड मेयरहॉफ फरानाज पाथवे भी बोला जाता है इसको। so this is उसके बाद 4 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बट 2 ATP यहाँ पे लूज हो जाते हैं एंड आर यूटिलाइज टू कंप्लीट रिएक्शन। तो पूरी जो भी कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करने में होता है। 2 NADH2 मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड एंड 2 NADH2, इसमें जो है 2 NADH2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं, और उसके बाद 2 NADH मॉलिक्यूल जो होते हैं गोज टू ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन विच गिव्स राइज टू 6 ATP। तो ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन में यहाँ पे 6 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट एंजाइम जो है हेक्सोकाइनेज है यहाँ पे, एंड कोफैक्टर जो है इसका हेक्सोकाइनेज के साथ जो मैग्नीशियम आयन जो है प्रेजेंट होते हैं, जो हेक्सोकाइनेज के जो इफेक्ट है उसको बढ़ा देते हैं, और ये रिएक्शन और तेजी से होने लग जाती है। अब एसिटिलेशन की अगर बात करते हैं, पायरुविक एसिड जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में इट इज एन एंजाइम। तो पायरुविक एसिड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल जो है एसिटाइल को एंजाइम के बनाता है, और 2 ही मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ये रिएक्शन याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है कि पायरुविक एसिड पायरुवेट डिऑक्सी हाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम के बनाता है, और 2 ही मॉलिक्यूल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। इट टेक्स प्लेस इन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो कि आउटर स्पेस जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, और जो आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाला जो स्पेस होता है वहां पे ये कंप्लीट होती है। पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को एंजाइम इन दिस एंड 2 NADPH2 मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल भी बोला जाता है इसको, या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कई बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन इज सिट्रिक एसिड। 6 कार्बन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। एसिटाइल को एंजाइम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और सिट्रिक सल्फेट सिंथेज की प्रेजेंस में साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सो सिट्रिक सिंथेज एंजाइम है ये, और सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनी, और इसको जो है क्रेब्स साइकिल को हेंस क्रेब ने जो है इंट्रोड्यूस किया था या फिर डिस्कवर किया था। एंजाइम ऑफ दिस साइकिल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स एंड एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, SDH भी बोला जाता है इसको। सो इनके सक्सिनेट एंड डिहाइड्रोजिनेज को छोड़ के मार्कर एंजाइम, या फिर आप इसको बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स 2 भी बोला जाता है इसको, और इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज का काम करता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, जिसमें कि 2 ATP फॉर्म्ड होते हैं, 2 CO2 के मॉलिक्यूल, 2 NADH2 और
टू FADH2 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। सिट्रिक एसिड, एसीटोनिक एसिड एंड आइसोसिट्रिक एसिड एंड ग्लूटेरिक एसिड, 4 तरह के जो भी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, 4 से भी ज्यादा का इस जो है साइकिल में। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड साइकिल, सो TCA साइकिल का मतलब हुआ ट्राई कार्बोलेट एसिटिक एसिड साइकिल, तो TCA साइकिल भी बोल सकते हो इसको। और उसके अलावा so in this cycle this product molecule ये these products or molecule has formed reaction form। अगर आप बात करते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में सक्सिनाइल को एंजाइम सक्सीन क्यूकाइनेज या फिर यहाँ पे एक ATP से जो एनर्जी की जो भी आवश्यकता कंप्लीट होती है, इसमें GTP एनर्जी सोर्स है GTP, सो GTP से GDP का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि एक तो IP आयोनिक पोटेंशियल 2 और उसके अलावा और 2 और चीजें हैं, ADP एंड ATP फॉर्म होते हैं इस वाली रिएक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दिस सक्सिनाइल को एंजाइम सक्सिनिक हायोकाइनेज की प्रेजेंस में जो है, ये जो मैं बता रही थी दैट इज हायोकाइनेज। सो सक्सिनिक हायोकाइनेज जिसमें कि GTP एंड GDP दोनों रिएक्शन, GTP GDP में कन्वर्ट होता है विद उसके बाद IP ADP एंड ATP का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ADP से। अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, यानी कि कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए इन टोटल यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ पे बैलेंस शीट से रिप्रेजेंट किया है। सो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ऑन द अदर साइड 2 NADH2 1 NADH2 जो कि 3 ATP के बराबर है और 2 NADH2 6 ATP के बराबर है, तो ग्रॉस जो बना यहाँ पे 8 ATP बना। उसके बाद आता है एसिटिलेशन में। सो एसिटिलेशन में 2 NADH2 जो कि 6 ATP के बराबर हो गया, बिकॉज 1 NADH2 जो होता है वो 3 ATP के बराबर है, तो यहाँ पे 6 ATP बन गए। अब क्रेब्स साइकिल में 2 ATP हुआ, जिसमें कि 6 NADH2 2 FADH2 एंड 6 ATP और यहाँ पे 4 ATP का मतलब होता है यहाँ पे, तो टोटल जो है 22 ATP बनते हैं क्रेब्स साइकिल में, और ये 36 ATP कंप्लीट हो जाते हैं। अब होता है रेस्पिरेशन कोशेंट वॉल्यूम। रेस्पिरेशन कोशेंट वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन अ रिएक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। सबस्ट्रेट, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड, ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट एंड रेस्पिरेटरी कोशेंट की जो वैल्यू है, कार्बोहाइड्रेट का 1 यूनिट, फैट की यहाँ पे 0.7 और लेस देन उससे भी 0.7 से भी कम यूनिट बन रही है। उसके बाद प्रोटीन 0.8 टू 0.9 एंड ऑर्गेनिक एसिड मोर देन अ यूनिट। अब आप बात करो जर्मिनेटिंग सीड में। सो जर्मिनेटिंग सीड में जो है रेस्पिरेटरी कोशिएंट जो होता है वो लेस देन 1 होता है, जैसे कि, और जनरली इसका जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो कैस्टर सीड लिया जाता है और उसके अलावा लिया जाता है ग्राउंडनट सीड। अब बात करते हैं फुल फॉर्म, ये सो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइक्लोराइड हाइड्रेट। सो हर जगह पे ये डेफिनेशन वो फुल फॉर्म नहीं लिख सकते, बट मैंने ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई हैव मेंशन्ड हियर। नाउ बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है सिमिलरली जैसे हम एनारोबिक में किया था, सो एरोब्स में क्या हुआ था कि फैकल्टेटिव एरोब्स एंड ऑब्लिगेटिव एरोब्स। सो हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी जो है ऑक्सीजन ना मिलने पर भी काम चला लेते हैं, बट जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं दे मस्ट रिक्वायर ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए होती है। जैसे कि एनिमल्स हो गए, माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है, जो कि बिना ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration is of two types, aerobic and anaerobic respiration. And aerobic respiration, it is in the presence of oxygen, glucose, इसमें जो स्टेप 1 है पायरुविक एसिड एंड 6CO2। तो ये वही वाला मैंने यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो चाहो तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बना सकते हो, जिसमें कि माइक्रोब्स रन इन स्मॉल माइक्रोब्स, फर्मेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ऑन द अदर साइड एक्सरसाइज ह्यूमन मसल्स में जो भी है लैक्टिक एसिड क्यों बन रहा है और उसकी वजह से क्रैम्प क्यों आ रहे हैं। स्टेप है ग्लाइकोज, पायरुविक एसिड बनता है। स्टेप 2 में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रहा है। स्टेप 3 में क्रैब साइकिल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है, एंड TCA साइकिल भी बोला जाता है इसको। तो ये जो है मैंने जो एक इक्वेशन की फॉर्म में मेंशन किया है। स्टेप 2 में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है सिट्रिक सिंथेज की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड बनाती है, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर हैंस-क्रैब साइकिल बोलते हैं इसको। उसके अलावा आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस में सबसे पहले तो ये जो है मॉइस्ट होता है, हाईली वोल्केनाइजेशन वेस्कुलराइजेशन। तो वेस्कुलराइजेशन का मतलब है जो वेस्कल्स बहुत ज्यादा होती हैं इसमें, एंड सरफेस एरिया जो होता है 50 mm होता है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन्स की। मैं ऑलरेडी काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये आप देख सकते हो ब्रीदिंग ऑर्गन, ये जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं। तो इसमें एज सच बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप एक बार लास्ट वाली पार्ट 1 वीडियो देख लेना। यहाँ पे जस्ट मैं ब्रीदिंग ऑर्गन जो है अदर ऑर्गेनिजम्स के हैं वो एक्सप्लेन करूंगी। सो बैक्टीरिया या फिर मोनोरेंस की बात करें तो डिफ्यूजन जो होता है गैसेस का थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें जाती हैं। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। प्रोटिस्टा में डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो प्रोटिस्टा में भी और बैक्टीरिया में भी। पॉलीफेरा की बात करें तो जो डिफ्यूजन है गैसेस का बॉडी सरफेस से होता है। सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में होगा बॉडी सरफेस से। प्लेटीहेल्मिन्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, निमेटीहेल्मिन्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनालिड्स में जो होता है कुटेशियस यानी कि स्किन के थ्रू होता है ये। सो कुटेनियस का मतलब हुआ थ्रू स्किन। एक्सेप्शन है इसके अर्थवर्म एंड लीच कुटेनियस रेस्पिरेशन के लिए, एंड नीडीज में जो है पैरापोडिया से होता है रेस्पिरेशन सर्वाइवल बाय द पैरापोडिया। 8th आता है आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स जितने भी होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं ट्रैकिया से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बुक लंग्स जो प्रेजेंट होती हैं वो स्कॉर्पियंस में या फिर स्पाइडर्स में या फिर टिक या फिर माइट्स जो दीमक होती हैं उसमें, टर्माइट्स। सो उसके अलावा बुक गिल्स की बात करें तो लिम्बनस या फिर किंग क्रैब में मिलता है ये। और मोलस्का की बात करें तो नीडेरिया जो कि गिल से, नीडिया जो है गिल से रेस्पिरेशन कंप्लीट करती है। इकाइनोडर्म जो है ट्यूब फीट से कंप्लीट होता है, और सी स्टार डर्मल ब्रोंकिया प्रेजेंट होते हैं सी स्टार में। दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट फैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रिटल जेनाइटल बर्सी एंड सी अर्चिन रेस्पिरेटरी जो गिल्स होते हैं इसमें, और सी अर्चिन में भी इसमें रेस्पिरेटरी ट्रीज होते हैं जो कि रेस्पिरेशन को एक हेल्दी रेस्पिरेशन साइकिल में काफी हेल्प करते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स, फेरिंजियल वॉल्स, प्रोटोकॉर्डेट्स में फेरिंजियल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। कॉर्डेट्स में जो होता है, कॉर्डेट्स में आते हैं फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। सो फिश में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड स्किन में लंग्स, एंड एम्फीबियंस में जो है स्किन, लंग्स एंड बुकोफेरिंग्स इससे होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि टेडपोल, इल्ली और जो है मेच्योर
तीनों में अलग अलग जो है ऑर्गन से ब्रीदिंग होती है, रेस्पिरेशन होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स में लंग्स से होता है। नाउ रेस्पिरेटरी पाथ जो है, सबसे पहले नोजल चैम्बर एंड नेजोफेरिंक्स। सो ये फर्स्ट स्टेज है नोज, नेजल चैम्बर, थर्ड इज नोजल फेरिंक्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, पर्ड, सिरिंक्स, बर्ड्स में जो है सिरिंग से होता है, और ट्रैकिया जो है ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में भी ब्रोंक्यूल्स ट्यूब्यूल्स हैं, जिस जो स्ट्रक्चर है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं, जिसमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड एल्व्यूलर। गैसियस एक्सचेंज होता है एल्व्यूलाई में, एंड इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस नोज, वुमेन्स ग्लैंड, सो वुमेन ग्लैंड या फिर म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड होती है नोज में, जो कि आपको नोजी वगैरह फील होती है जब फिंगर आप अपनी नोज में डालते हो। नीटेरियन मेंबर्स में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल से परफॉर्म होता है। And nasopharynx is of 5 opening. The 2 is internal nase, eustachian tubule and oxopharynx. तो ये जो है इसकी ओपनिंग्स हैं, और मेनली इसमें 5 ओपनिंग्स होती हैं। larynx, voice box made up of cartilaginous matter. So I am thinking कि ये जो है हम बाद में कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला जिसमें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 3 जो पेयर हैं, थायराइड जो इसका लार्जेस्ट पार्ट है, ऑल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल, जो कि गले में उभरा हुआ होता है, एपिग्लोटिस, ट्राइकॉइड स्मॉलेस्ट कार्टिलेज है, एंड 3 पेयर total of 6 pages, 6 pair, sorry, total of 6, 3 pair and total of 6. Arytenoid, uniform and corniculate. Apart from this, these are thyroid, cricoid, arytenoid, Helian cartilage, epiglottis, coniferum, corniculate, elastic cartilage. So ये कुछ पार्ट रह गया है अभी। So मैं सोच रही थी कि बाकी वाले जो ऑर्गन्स हैं वो नेक्स्ट पार्ट में एक बार और फिर से जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आई होंगी। सो टिल देन दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म कर देंगे मुश्किल से 10-15 मिनट के पार्ट में, बिकॉज इट्स टू लेट एंड आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी नाउ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप एंड सी यू टुमारो। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय।